वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप सीएसई नेट गेट आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांजिशन होता है, जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है, दैट इज वाइब्रेशनल। ओके, अगर हम लोग यूवी की बात करेंगे वहां पे क्या एनर्जी इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। ओके, यूवी के बाद अगर हम लोग माइक्रोवेव की बात करेंगे तो वहां पे जो एनर्जी ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है दैट इज बेसिकली रोटेशनल पार्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एनएमआर की बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एनएमआर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है, राइट। तो ये जो बेसिक केमिस्ट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ये बेसिकली वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, यूवी के लिए इलेक्ट्रॉनिक होता है, माइक्रोवेव के लिए रोटेशन एंड देन एनएमआर के लिए न्यूक्लियर स्पिन। तो ये बेसिक केमिस्ट्री हम लोगों को याद रखना है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों को वाइब्रेशन, जो बॉन्ड वाइब्रेशन होता है वही हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। ओके, नाउ जो वाइब्रेशन, बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये जो वाइब्रेशनल टर्म होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जो वाइब्रेशनल होता है यहाँ पे हम लोग बेसिकली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज ए न्यू। ओके, नाउ अगर हम लोग एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे, फॉर एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, दिस E वी कैन राइट ऑसिलेटर, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू H न्यू ऑसिलेटर। दिस न्यू ऑसिलेटर is your vibrational frequency, right? This vibrational frequency. Now that is very very important. हम लोग ये न्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में ही आईआर में डिस्कस करेंगे, राइट। बाकी हम लोगों को नहीं देखना है। अभी देखो ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग और किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इफ यू नो द हुक्स रूल, अगर हम लोगों को हुक्स रूल पता है, अगर हम लोगों को हुक्स रूल और लॉ पता है, देन वी नो दैट this frequency is basically 1 by 2 pi root over k by nu, right। तो ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है that is 1 by 2 pi root over k by nu, where k is your force constant, right। जिसका यूनिट क्या होता है, डाइन पार्ट सेमी और डाइन सेमी इनवर्स, राइट। और ये जो न्यू होता है वो क्या होता है, reduce mass, right। now the next point is that ये जो reduce mass होता है वो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, this reduce mass can be m1 m2 by m1 plus m2, so unit can be gram or m1 m2 by m1 plus m2। जब हम लोग यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, देन ये यूनिट हो जाएगा AMU, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस मास। तो देखो ये जो फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड ऑन योर फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस मास, राइट। तो देखो ये जो पार्ट है इसका यूनिट क्या है, हार्ज, ठीक है। इस फॉर्मूला में इसका यूनिट क्या है, हार्ज। हार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वी कैन राइट सेकेंड इनवर्स, हार्ज इज सेकेंड इनवर्स, सेम, ठीक है, इक्वल। नाउ देखो हम लोग इसको और कितने डिफरेंट वे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस न्यू जो है फ्रीक्वेंसी को वी कैन राइट न्यू बार सी, वाई। देखो अगर हम इसको न्यू बार सी भी ऐसे करके भी लिखेंगे तो न्यू बार इक्वल टू 1 by लैम्डा इंटू सी, राइट। नाउ सी मतलब क्या होता है, सी इज योर स्पीड, सी इज योर स्पीड जिसके यूनिट क्या होता है, सेमी सेकेंड इनवर्स
and this lambda is your semi gone, second inverse, that means your Hertz. That means ये जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? अगर हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू बार सी भी दे सकते हैं, देन यू हैव 1/2 पाई के बाई न्यू। ठीक है, अभी देखो ये जो न्यू बार है दैट मीन्स न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा। लैम्डा का यूनिट अगर सेमी है तो इसका यूनिट क्या होगा, ओनली दिस पार्ट, इसका यूनिट क्या होगा, अगर लैम्डा का यूनिट सेमी है तो 1 सेमी मतलब सेमी इनवर्स। सो वी कैन राइट लाइक डी बाई न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी के बाई न्यू एंड दैट यूनिट इज योर सेमी इनवर्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है वो हर्ट्ज यूनिट में भी दे सकते हैं और सेमी इनवर्स यूनिट में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर सेमी इनवर्स यूनिट में देंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करना है जहाँ पे हम लोग एक सी जो स्पीड होता है उससे डिवाइड करना है। अगर हर्ट्ज यूनिट में देंगे तो ये यूनिट को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रिड्यूस मास के बात करेंगे, जो रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे अगर हमारे पास CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड का रिड्यूस मास कैसे हम लोग डिनोट करेंगे फॉर दिस केस, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होगा 12, इसका क्या होता है 1, दैट मीन्स 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 बाई 12 प्लस 1, जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा रिड्यूस मास, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग रिड्यूस मास को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वाई, बिकॉज देखो यहाँ पे जो न्यू है दैट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/√, क्या है न्यू, that is your mu and that is your nu, okay, that is your mu and that is your nu, and this frequency is directly proportional with force constant and inversely proportional with reduced mass. That means force constant अगर increase करेगा तो definitely ये frequency भी increase करता है, अगर ये decrease करेगा तो increase करेगा, ये increase करेगा तो ये decrease करेगा, right, very simple। Now अगर हम लोग ये जो टर्म है इसका अगर हम लोग प्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंटल अगर हम लोग प्रूव करेंगे, देन वी कैन राइट लाइक दिस। मैं पहले इसका इरेज कर देता हूँ। ओके, अगर हम लोग जो वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज न्यू वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंड उसका यूनिट क्या होगा हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, और वी कैन राइट लाइक ए न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी टू बार के बाई न्यू, जिसके यूनिट क्या होगा सेमी इनवर्स। क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो न्यू बार है दैट इज डिपेंड ऑन न्यू म्यू एज वेल एज फोर्स कांस्टेंट, राइट, ये वैल्यू तो फिक्स है ना। देखो अगर हम लोग फोर्स कांस्टेंट की बात करेंगे, न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ √k। दैट मीन्स अगर हम लोग इसका फोर्स कांस्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है IR का वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेंगे एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इसका जो वैल्यू आता है देखो यहाँ पे ये जो यूनिट आता है वो बेसिकली सेमी इनवर्स में आता है। ये किसका यूनिट है, न्यू बार का। तो दैट मीन्स फ्रॉम सिंगल टू डबल टू ट्रिपल बॉन्ड अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अभी 3 बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, बिकॉज इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। एज ए रिजल्ट इसका क्या होगा, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगा। देखो ये वैल्यू ज्यादा है, ओके। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी, राइट, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, राइट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। अगर हम लोग रिड्यूस मास को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√1 न्यू, तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा डेफिनेटली। सिमिलरली देखो अगर हम लोग CH, CC, CO, CI, तो अगर हम लोग यही सिस्टम की बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन फिक्स्ड है, चेंज कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन से हमारा क्या हो रहा है, मास इंक्रीज कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट रिड्यूस मास भी इंक्रीज कर रहे हैं। इस साइड में हमारा रिड्यूस मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटली क्या होना चाहिए, अगर रिड्यूस मास इंक्रीज कर रहा है तो
जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्प्शन जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन इसका वैल्यू किधर आता है 500 1100 दैट इज मे बी 12,000 एंड दैट इज योर 3000 एंड यूनिट क्या है सेमी इनवर्स, ये न्यू बार का सब यूनिट है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट इज द बेसिक केमिस्ट्री फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को ये जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में हम लोग सही से देख रहे हैं, जो डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेन के ऊपर। अगर हम लोग फोर्स इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है डेफिनेटली। अगर हम इसका जो रिड्यूस मास है वो अगर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी डिक्रीज हो जाता है, राइट। सिमिलर वे नाउ इसके बाद हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वैल्यू है, ठीक है, ओके, ये जो वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करें वो किसके लिए है, ये जो सीसी बॉन्ड का जो वाइब्रेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बॉन्ड का जो वाइब्रेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग इसका जितना टाइप का वैल्यू होता है डिफरेंट बॉन्ड का वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली सीएस एंड गेट एंड जैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टैंडर्ड वैल्यूज। नाउ अगर हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली ये जो रेंज है, ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। डेफिनेटली हम लोग को ये देखो, ये जो सब यूनिट मैंने ये ड्रॉ किया दैट इज बेसिकली सेमी इनवर्स। तो इधर से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये जो सेमी इनवर्स है, जो फ्रीक्वेंसी है वो जो इस रेंज पे आता है बेसिकली इस यहाँ से, ठीक है, इस रेंज पे जो आता है वो बेसिकली ओएच बॉन्ड आता है। ओएच बॉन्ड के लिए जो है वो आता है इफ यू हैव एनएच, देन अगर हम लोग सीएच बॉन्ड की बात करेंगे उसके लिए भी इतना आता है। अगर हम लोग सीएच बॉन्ड की बात करेंगे तो ये बेसिकली किस रीजन पे आता है, वो बेसिकली 3000 सेमी इनवर्स के आसपास आता है। नाउ सीएच दैट कैन बी sp3 sp2 sp, तो ये अगर sp3 के लिए होगा तो डेफिनेटली देखो डबल बॉन्ड CH अगर बात करेंगे तो इसका वैल्यू किधर आता है 3080, थोड़ा ज्यादा आता है बिकॉज ये जो बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे वहां पे जो ये CH बॉन्ड का जो वैल्यू आता है वो 3300 सेमी इनवर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्या होता है बेसिकली ये दिस इज योर sp हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है ना, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, ये वैल्यू मेंशन कर देता है एग्जाम में, और जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये वैल्यू को देख के पता लगाना है कि वही प्रॉब्लम में CH और यू कैन से टर्मिनल एल्काइन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, टर्मिनल एल्काइन CH बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट जो रेंज है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड इन, ठीक है, इस रेंज में आता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड का आता है। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज योर कार्बोनिल पार्ट। अभी कार्बोनिल पार्ट इस रेंज में आता है 16502 to 1800, इस रेंज में देखो कितना वेरिएशन होता है। कार्बोनिल को हम लोग किस वेरिएशन में देख सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, राइट। अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करेंगे सो दिस कैन बी योर एल्डिहाइड, राइट। अगर हम लोग कीटोन की बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा कीटोन। एल्डिहाइड का वैल्यू कितना आता है, कीटोन का वैल्यू इस रेंज में आता है, ठीक है, डेफिनेटली ये सेम ही आता है। एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो नियरली सेम आता है, नियरली सेम आता है। बट अगर हम लोग एस्टर की बात करेंगे वहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, एस्टर क्या होता है OR, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या करते हैं माइनस हाइफेक्ट शो करते हैं, एज ए रिजल्ट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और उसके बाद जो CO बॉन्ड होता है कार्बोनिल बॉन्ड वो थोड़ा शॉर्टर हो जाता है और यू कैन से स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए देखो इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है 1750। सिमिलरली अगर हम लोग एमाइड की बात करेंगे वहां पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, देखो RCO इन यू कैन राइट H2, तो एमाइड में क्या होता है इसका लोन पे इसके साथ कॉन्जुगेट करता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है RCO माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो पार्शियली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है।
अगर ये पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करे तो ये बॉन्ड्स क्या होगा, वीक हो जाएगा और यू कैन से लॉन्गर हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, डायरेक्टली 1650 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 1650 के आसपास। ओके, नाउ एनहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये डेफिनेटली बढ़ जाता है, बिकॉज देखो एनहाइड्रेट किस टाइप का होता है, ओ सी ओ एंड देन यू आर डैश, तो डेफिनेटली अगर इसको ऐसे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसका वैल्यू तो इंक्रीज करेगा ही। सिमिलरली एसिड क्लोराइड में भी इसका वैल्यू बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्लोरीन एटम, ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो डेफिनेटली ये ज्यादा हो जाता है वैल्यू। तो देखो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है और वहाँ पे ऑप्शन रहता है, देन ये वैल्यू मेंशन कर देता है और हम लोग को ये वैल्यू देख के पता लगता है कि ये एल्डेट और कीटोन। देखो अगर एल्डेट कीटोन की बात करेंगे तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश व्हिच वन इज एल्डेट कीटोन, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू नियरली सेम होता है। बट अगर हम एस्टर की बात करेंगे उसका वैल्यू नियरली 1750 के आसपास आता है, दैट मीन दिस इज एस्टर। एमाइड की बात करेंगे तो एमाइड का वैल्यू 1670 1650 इस आसपास इस रेंज में आता है। अगर कोई क्लोरीन और एनहाइड्रेट आएगा तो डेफिनेटली वो इस रेंज में आएगा, राइट, देन हम लोगों को पता लगेगा। अगर क्लोरीन है, डेफिनेटली क्लोरीन है तो इजीली पता लग जाएगा, अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये एनहाइड्रेट ही होगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है देखो वहां पे क्या है, यू हैव ए सी डबल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड सी, जो डबल बॉन्ड का होता है वो यहाँ पे आता है। ओके, उसके बाद देखो ये जो रेंज है यहाँ पे CO CN CCl एंड यू कैन राइट CC, ये जो जितना टाइप का बॉन्ड होता है इसका वैल्यू इस रेंज में आता है, ठीक है। एंड रिमेंबर मैंने जितना भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है दे ऑल आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं है, दिस ऑल आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट मी, दिस ऑल आर STRETCH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस ऑल आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये जितना भी वैल्यू मैंने डिस्कस किया वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI नेट गेट IIT जैम के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस टाइप का सिस्टम की बात करेंगे तो ये बेसिकली इस रेंज पे आता है, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे इस रेंज पे, कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो पार्ट है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन फॉलो पाबिया, वहाँ पे बहुत सारे वैल्यू है वो जाके आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।